अच्छा जी, तो बाकी फिर ये है कि ये हाउ एन FRA वर्क्स, और फिर इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल, हाँ बोले ये एक एग्जांपल भी है, और फिर इसका न्यूमेरिकल जो है वो भी हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल इसका कैसे सॉल्व करना है. एन FRA वर्क्स बाय कंपेयरिंग द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द FRA agreement with a benchmark rate of interest such as Kaiber or LIBOR. Or if the FRA rate is higher than the benchmark rate, the buyer of the FRA must make a payment to the seller, of the FRA in settlement of the contract. Or if FRA rate is lower than the benchmark rate, the buyer of the FRA receives a payment from the seller of the FRA in settlement of the contract. क्या मतलब हुआ इसका आरिश? हिंट के लिए जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते हैं, फ्यूचर्स में जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है कि प्राइस के ऊपर नीचे जाने की वजह से वो जो मार्जिन अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता था, और उसमें प्राइस के ऊपर नीचे जाने की वजह से प्रॉफिट या लॉस डिडक्ट हो रहा होता था, तो सिचुएशन कुछ वैसी है. क्या बात कर रही है सर? ये वही बात कर रहे हैं कि मतलब अगर FRA रेट जो है वो, अगर हम जो काइबर का रेट जो एक फिक्स्ड होता है उससे अगर हायर हो तो उसकी वजह से मतलब जो गेन या लॉसेस जो उसे वो रिकग्नाइज करेगा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से. वो जो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी. अवैस, कुछ मजीद खूबसूरती डाल सकते हैं आप? ऐसा है कि नहीं है? नहीं है. जो यहाँ जो बात की जा रही है ना, ये बात की जा रही है कि जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ होगा, अब याद रहे इस चैप्टर के शुरू में हमने ये बात की थी कि इंटरेस्ट रेट अगर तो बॉन्ड्स का केस हो, इंटरेस्ट रेट अगर तो बॉन्ड्स का केस हो तो वो फिक्स होगा. और अगर इंटरेस्ट रेट बैंक लोन्स, मॉर्गेजेस के केस में, क्योंकि काइबर रिलेटेड होता है, बैंक लोन्स मॉर्गेजेस के केस में, क्योंकि काइबर एसोसिएटेड और काइबर रिलेटेड होता है, तो काइबर तो फ्लोट होता रहेगा. काइबर तो वेरिएबल रेट है, काइबर तो चेंज होता रहेगा. तो जिस वक्त हमने रेट तय किया था, उस वक्त सपोज काइबर 6% था, और जिस वक्त एग्जीक्यूशन डेट आई, सेटलमेंट डेट आई, काइबर 8% हो गया. अब क्योंकि वो डिसाइड तो काइबर किया गया था, जो डिफरेंस है वो बायर पे करने का पाबंद होगा.
क्योंकि काइबर फ्लक्चुएट करता रहता है, काइबर फिक्स नहीं रहता। काइबर फ्लक्चुएट किया अगर, सर इस सिचुएशन में तो दोनों मतलब पे करने के वो मतलब दे आर लायबल टू पे। वो इट डिपेंड्स अपॉन द बेंचमार्क रेट, जो कि काइबर से अगर हाई है तो एक पार्टी पे करेगी, अगर लोअर है तो दूसरी पार्टी पे करेगी। हाँ जी, हाँ जी, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट और डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन जो कि आपने ली हुई है। लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी पोजीशन के हिसाब से पेमेंट करने या पेमेंट रिसीव करने के फिर आप पाबंद होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ उसकी मुराद बेसिकली ये है कि अगर एफआरए काइबर से ज्यादा है, सॉरी एक मिनट, अगर एफआरए काइबर से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिसाइड कर बैठे हैं। काइबर बेशक नीचे चला गया है, लेकिन आपने हायर रेट डिसाइड किया हुआ था, आप पेमेंट करने के पाबंद हैं। और अगर एफआरए रेट काइबर से कम है तो buyer of the FRA receives the payment from the seller। अब उल्टा सेलर को पेमेंट करनी पड़ेगी। किसको ये बात समझ में नहीं आई है? मुझे सर। मुझे भी सर। क्या चीज समझ में नहीं आई? ये सर पूरा को पूरा हो गया, किसको पेमेंट करनी पड़ती है, किसका थोड़ा हो, ये मिक्स हो गया सारा सारा। अच्छा, क्या चीज मिक्स हो रही है, एक दफा फिर से बताएंगे? अगर आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा से। अच्छा, देखें, हमने बात की थी जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो टॉपिक स्टार्ट करते हुए जो पहली चीज हमने इस्टेब्लिश की थी वो ये थी कि बॉन्ड्स के ऊपर जब भी हमारे यहाँ पे जिक्र होगा और लोन अगर बॉन्ड्स के केस में लिया या दिया जा रहा हो, तो बॉन्ड्स के केस में जो लोन की इंटरेस्ट की अमाउंट हुआ करती है वो फिक्स हुआ करती है। लेकिन अगर बैंक लोन हो, मॉर्टगेज हो, लीजिंग हो, तो वो क्योंकि एसोसिएटेड होता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बेसिकली काइबर, वो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बेसिकली काइबर होता है। और काइबर जो है वो हालात के एतबार से फ्लक्चुएट करता है। सही है। ये बेस है इस आर्गुमेंट की जो इसने यहाँ पे 2 पॉइंट्स में बयान किया। अब अगर तो एफआरए रेट जो कि डिसाइड हो गया था, एफआरए रेट जो कि डिसाइड हो गया था, अगर वो काइबर से ज्यादा है, काइबर नीचे जा चुका है, आपने रेट डिसाइड किया था 13% और रेट नीचे गिर के 8% पे आ गया। अब आप क्योंकि आप तो 13% डिसाइड कर बैठे थे, तो अब आपको वो जो एक्स्ट्रा 5% है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, आपने डिसाइड कर ली हुई थी। तो जो उधार ले रहा होगा वो फिर भी पे करने का पाबंद है, 13% पूरा करने का पाबंद है। अगर 15% हो जाता है तो फायदा है।
मुझे नहीं, एक एक करके, मुझे कुछ समझ में नहीं आई क्या बात आसिम है। आप बोल लो यार पहले। सर मैं कह रहा हूं, जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए ऊपर चला जाए, उसको पूरा पूरा करना है उसने, जिसने उधार लिया होगा। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप तो डिसाइड कर आए हैं ये बात, सही है, ठीक हो गया। ठीक है, तो अब तो आपको उसको ऑनर करना है। ठीक। जी सर अगर 15% हो जाए तो उसको वो 13% ही पे करना पड़ेगा, फिर उसके लिए और बर्डन नहीं होगा। उसके लिए ये पॉइंट नंबर 2 है कि इफ द FRA रेट इज लोअर देन द बेंचमार्क रेट, काइबर मजीद ऊपर, आपने 13% वो किया था, डिसाइड किया था, काइबर 15 पे चला गया, तो आपने तो क्योंकि 13 डिसाइड किए थे तो 13 ही आप पे करेंगे। लेकिन क्योंकि अब वो जो लोन की अमाउंट है वो 15% अर्न कर सकती है, 2% जो सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था अब वो आपको पे करने का पाबंद है। सर अब जी दोबारा से जरा ये थोड़ा सा अब कंफ्यूज एक हूँ। बारी और। सर वो अच्छा, 2% सॉरी सेलर ने सर। पे करने ऊपर। मैं अब ना ये पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं। इफ द FRA रेट जो कि 13% है, ओके FRA सर, रेट 13%। जो कि 13% है वो काइबर से कम है, और हम सपोज कर लेते हैं कि काइबर 15% है। द बायर ऑफ द FRA receives a payment from seller of the FRA in settlement मतलब of the लेंडर loan। उसे पे करेगा अब लेंडर पे करेगा उसको, अगर आपका काइबर कम है। अगर काइबर ज्यादा है, ओके। काइबर ज्यादा मतलब है तो अगर लेंडर काइबर पे करेगा। 15% है और आपका रेट जो है वो 13% है, हाँ, तो आप अब दो लेंडर, परसेंट जो है इंटरेस्ट रेट उसे पे करेंगे। अब लेंडर पे करेगा। ये तो कोई सर, ये वैसे क्यों, इसकी वजह क्या? बिल्कुल सेम वही रीजन जिसकी वजह से अगर FRA आपका रेट 13% डिसाइड हुआ है और अगर काइबर चला जाता है 11 पे, तो बायर क्यों पे करेगा उसको? सर बायर को तो 13% ही देना पड़ेगा ना, जो तय हुआ है। जो तय हुआ है। बट अगर लेंडर की तरफ से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो लेंडर उसको एक्स्ट्रा पे करेगा। लेंडर उसको 2% वापस करने का पाबंद है। 2% वापस करेगा, मतलब अगर 15% काइबर है, 13% अपने रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट तय किया हुआ है, तो लेंडर जो है वो जो 2% है वो उसको वापस करेगा। मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस होकर 11 पे आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सही। और अगर यही सिचुएशन जो है वो वाइस वर्सा उल्टी हो, जिसके तो फिर अंदर बोरवर मतलब पे करेगा। काइबर जो है वो कम है हाँ जी, और आपका रेट जो है वो ज्यादा है, तो जो बोरवर पे FRA करेगा। रेट, बॉरोवर पे करेगा आपको 2%। हाँ, ये जैसे ये ऊपर मैंने लिखा भी है। गुड हो गया सर। अब जरा देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में वो क्या बात कर रहा है, और फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। Suppose that a company knows that it will need to borrow 5 million in 3 months time period for a period of 6 months. 5 मिलियन अमाउंट चाहिए होगी, लेकिन चाहिए 3 महीने के बाद होगी, और 6 महीने के बाद ही आप वो लौटा सकते हैं। इसका मतलब है कि बिगिनिंग टाइम 3 मंथ्स फ्रॉम टुडे है और एंडिंग डेट will be the 9th month, end of the ninth month.
तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगा वो 3 वर्सेस 9 होगा, 3 वर्सेस 9 FRA। और नोशनल प्रिंसिपल 5 मिलियन है। If the bank's FRA rates for 3 versus 9 FRAs are 5.4 और 5, ये वो जो bid और ask 5.4 or 5.3, the rate applied to the agreement will be 5.4. higher rate of interest bank charge करेगा, क्योंकि obviously बैंक का फायदा higher rate of interest में ही है। डिपॉजिट्स जो वो एक्सेप्ट कर रहा है वो 5.36 पे कर रहा है, और जो वो पे कर रहा है, ऑफर कर रहा है, वो 5.4 है। तो बीच का ये जो 0.04 का जो स्प्रेड है, बेसिकली ये उसके फायदे में जा रहा है। अच्छा, the company has fixed rate that it will pay on the loan at 5.40%. अब वो कह रहे हैं सपोज दैट एट द एंड ऑफ 3 months, 6 month काइबर जो है, और काइबर भी हमने ये बात की थी कि काइबर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए डिफरेंट होता है। 1 month काइबर और होगा, 3 month काइबर और होगा, 6 month काइबर कुछ और है। जैसे कि ये 6 month का काइबर उन्होंने 6.25% उन्होंने बता दिया। 3 महीने खत्म हुए, 3 महीने खत्म हुए, काइबर 6.25 हो गया। The FRA is settled by a payment from the bank to the buyer of the FRA। बिल्कुल सेम बात यही जो भी हमने थोड़ी देर पहले, लेंडर जो होगा, लेंडर पेमेंट करेगा। 13 और 15 वाली जो बात की थी हमने, 5.4 था जो डिसाइड हुआ था, काइबर 6.25 हो गया, लेंडर को पेमेंट करनी पड़ेगी। The difference between the FRA rate and Kaiber is 0.85%। 5 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 महीने के टाइम पीरियड के लिए, तो 21,250 की पेमेंट बैंक को करनी पड़ेगी और मामला तब सेटल हो सकता है। अगली बात जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अक्सा, उसके बाद आसिम, उसके बाद अवैस, उसके बाद आरिश, उसके बाद जावेद साहब। The actual payment will be less than this because the FRA is settled immediately at the beginning of the notional interest period and not at the end of the period. The FRA, the rupees 21,250 is therefore discounted from an end of the interest period value to a start of the interest period value using the reference rate of interest as the discount rate. इस बात का मतलब क्या है? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। यही बात है सर, मैं नहीं कहूँगा। सर मेरा आपसे वैसे ही क्वेश्चन था, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी जी आ रही है। सर मैंने आपसे पूछना था, जैसे कि आपने पहले कहा था कि काइबर में और वो दूसरा जो 2 रेट FRA के 2 एग्रीमेंट्स में आपने बताया था डिफरेंस, वो वाला सिर्फ पे करेगा या जो 6 से 8 तक का डिफरेंस है, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस पे करेगा या 6 भी साथ पे करेगा जो बायर होगा हमारा? जो डिफरेंस है वो उसकी पेमेंट उसी वक्त करके सेटल कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट।
और उसके साथ जो 6% है वो भी होगा साथ ही। 6% तो देखें ये अदा करने का पाबंद है ना, वो तो सिर्फ ऊपर की अमाउंट जो डिफरेंस है बैंक तो सिर्फ वो पे करेगा। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस है वो बैंक पे करेगा और जो 6% है वो बायर मतलब पे करेगा। नहीं समझ में आ रही क्या कह रही हैं? मतलब कि जो 6% है वो बायर पे करेगा और जो उससे ऊपर डिफरेंस बन रहा है वो बैंक पे करेगा, यानी कि बिल्कुल 6 बिल्कुल और 8 के बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। ओ खामोश हो गए हैं। सर क्या बताऊँ, सर ये वाला समझ जो भी आपने क्वेश्चन किया की एक्चुअल कोशिश कर रहे पेमेंट्स, थे हाँ ये इसको हम सर तो वो सर ये आई थिंक सो अगर एक्चुअल पेमेंट जो है वो अगर सर एक्चुअल पेमेंट कौन सी वाली वैसे। स्ट्रेट की। सर एक क्वेश्चन को भी जरा दोबारा काइंडली एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। मैंने आपसे ना ये जो दो पैराग्राफ से मैंने इनका मतलब पूछा। सर वो जो ये वाले हैं, द एक्चुअल पेमेंट विल बी लेस देन दिस हाँ जी हाँ जी हाँ, बिकॉज़ द एक्चुअल एफआरए इज पेमेंट लेस सेटल्ड क्यों होगी? इमीडिएटली। सर आगे लिखा हुआ है ना, द एफआरए इज सेटल्ड इमीडिएटली। सर क्योंकि जो हमारा एट द FRA बिगिनिंग। रेट है वो कम है काइबर से, तो जो उसमें ये होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो एक्चुअल में कम बन रहा है, पर जो काइबर का रेट है वो ज्यादा है। तो जो ऊपर की बीच में जो उनका डिफरेंस होगा वो आपने कैसा लेंडर पे करेगा, बैंक लैंड करे तो बैंक जो है वो 21,250 रुपए की पेमेंट करेगा। ये वजह नहीं है। सर आपने बताया था ना कि अगर अमाउंट हम बारो कर रहे हैं तो तब हमारा जो अगर उसमें हम FRA बाय कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम बाय कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। सर इसमें ये भी तो लिखा है, कंपनी हैज फिक्स द रेट दैट इट विल पे ऑन द लोन एट 5.4%, तो 5.4% के लिहाज से वो पे करेगा। यहाँ पे काइबर 6.25 चल रहा है, तो पेमेंट तो ओवर होगी इसमें। आरिश सर सोच रहा हूँ मैं भी। सर पहली लाइन में तो उसने यही कहा है कि आपने कहा ना जो नोशनल इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो सर आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल आ रही है। तो हमारी अगर यानी कि शुरू में अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट ले रहे हैं तो एक्चुअल उसकी पेमेंट लेस अगर है FRA से, therefore discount or the end of the interest। चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये रहा है पहले से वो ये रहा है कि ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट होता है वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद
पे किया जाता है। टाइम गुजरेगा, कॉन्ट्रैक्ट शुरू तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट शुरू तो हो गया, 6 महीने गुजरेंगे, 5 मिलियन की अमाउंट 6 महीने इस्तेमाल होगी तो फिर पेमेंट की जाएगी इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट गुजरे हुए वक्त का पे किया जाता है। इंटरेस्ट गुजरे हुए वक्त का पे किया जाता है। टाइम गुजरेगा, उधार आपके ऊपर होगा तो फिर आप इंटरेस्ट पे करेंगे कि मैंने आपके पैसे, इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज है कि मैंने आपके पैसे 6 महीने इस्तेमाल किए, 5 मिलियन मीन्स 50 लाख, 50 लाख मैंने 6 महीने इस्तेमाल किए, तो ये उसकी कीमत बनती है। आपने अपने पैसे मुझे इस्तेमाल करने दिए, मैं उसकी कीमत आपको अदा कर रहा हूं। कितने अरसे की कीमत? 6 महीने की कीमत। अगर आप वो मुझे, ये उसको आज डिस्काउंट कर रहा है, हाँ जी, ये उसको आज डिस्काउंट कर रहा है डिस्काउंट कर 6 रहा है महीने की वजह कि वो जो आज ही मामला सेटल कर दिया जाए। से होगा। 6 महीने समझ के आ गया। एंड पे 21,250 रुपए बनेंगे, जो कि बैंक, जो कि लेंडर की तरफ बनते हैं, जो कि उसने अदा करने होंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा था। 21,250 तक अगर किसी को बात समझ में नहीं आई हुई तो वो जरूर बता दे। अच्छा, 21,250 जो हैं, 21,250 अदा करने पड़ेंगे बैंक को, बायर ऑफ दी एफआरए, बायर ऑफ द एफआरए जो होगा उसको अदा करने पड़ेंगे। बैंक को बायर ऑफ द एफआरए को अमाउंट अदा करनी पड़ेगी, लेकिन जब 6 महीने गुजरेंगे तब अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर आप अमाउंट देखें तो जो डिफरेंस बनता है वो 0.85% का बनता है। 0.85 कर्जा 5 मिलियन का था, तो 5 मिलियन के ऊपर जब 0.85% अप्लाई हुआ 6 महीनों का, अमाउंट बन गई 21,250। 21,250। लेकिन ये अमाउंट बनती थी अगर 6 महीने कर्जा इस्तेमाल हुआ होता तो, लेकिन हुआ नहीं है अभी। एफआरए में सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही कर दी जाती है, तो क्योंकि ये 21,250 फ्यूचर वैल्यू है और सेटलमेंट इसकी आज हो रही है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करना पड़ेगा। सेटलमेंट हो रही है प्रेजेंट में, और अमाउंट जो है वो फ्यूचर है। 21,250 6 महीने बाद की अमाउंट है, तो आप अगर उसको आज ही अदा करना चाहें आप डिस्काउंट कर लेंगे। तो डिस्काउंट करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? ठहर जाएं, अभी ठहर जाएं, अभी ठहर जाएं। ओके। फ्यूचर से, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, इंटरेस्ट ऐड करते हैं और कंपाउंडिंग कहते हैं इसको। इंटरेस्ट ऐड करते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हो, इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, डिस्काउंटिंग कहते हैं हम इसको।
तो फ्यूचर से जब वापस प्रेजेंट में आ रहे हैं आप, अमाउंट 21,250 एक फ्यूचर वैल्यू है जो कि आज अदा करने की बात की जा रही है, जो कि आज अदा करने की बात की जा रही है। सर मैंने क्या मिस किया? सर मैंने सर बहुत कुछ मिस कर दिया। मैं पिछले आधे घंटे से सर शाहिद के साथ फोन के ऊपर था, उनकी कॉल आई थी। अच्छा, तो मैंने कुछ भी नहीं सुना। अच्छा चलें, वो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, नहीं तो बाद में हाँ, सर, बात ठीक। कर लेंगे इस पे। सर सर फ्यूचर से अगर प्रेजेंट में है तो उसे डिस्काउंटिंग कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, वो इसीलिए कह रहा है कि एक्चुअल अमाउंट 21,250 नहीं दी जाएगी, बल्कि जब उसमें से डिस्काउंट कट जाएगा तो the actual payment will be less than 21,250। लेस देन क्यों होगी? लेस देन इसलिए होगी, प्रेजेंट। लेस देन इसलिए होगी क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है और उसमें से डिस्काउंट कट रहा है। अब ये करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? ये इस वजह से पेश आ रही है कि सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट होते साथ ही, एग्जीक्यूट होते साथ ही पेमेंट देन एंड देयर करनी है, मामला उधर ही सेटल करना है। ऊपर नीचे का जो मामला है वो उधर ही सेटल करना है, जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है। अब अवैस आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए। जी सर, वो क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अगर बजाय कि इतना लंबा चौड़ा मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालें फिर उसको प्रेजेंट में डिस्काउंट करें, तो हम इसको उसी रेट के अंदर अगर एडजस्ट कर लें, फॉर एग्जांपल कि 0.85 का जो डिफरेंस था और वही हम अपने एफआरए रेट को जो है वो 0.85 जो है वो कम कर लें, हमें पे नहीं, मतलब उसको नहीं 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 नहीं, उसमें फिर मसला ये होगा कि एक तो दो तीन उसमें जो मसले जो सामने आ सकते हैं। अगर तो रेट एडजस्ट कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपने, यानी सपोज के 5.4 था ना, 5.4 में से 0.85 अगर माइनस करते हो जो उसने अदा करना है, यस सर, तो पहली गलत चीज जो हो जाएगी वो तो ये होगी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5.4 लिखा हुआ है, तुम 5.4 माइनस 0.85 कहां से अदा कर रहे हो? लीगल स्टैंड पॉइंट है ये। पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। सर मैं समझ गया हूँ बात को, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ही उसने का किया है तो आप उसको किस तरह एग्जीक्यूट करने हैं इतने पे। और दूसरी बात ये कि अगर आप कहें कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज ही रखवा ली जाए, तो हमें क्या पता कि 3 महीने के बाद रेट ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो 3 महीने पहले हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज लिखवाते? बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ गया। ये तो है लीगल इम्परफेक्शंस जो कि इसके अंदर हो सकती हैं। फाइनेंशियल पॉइंट स्टैंड पॉइंट से भी देखें तो भी बात ठीक नहीं, क्योंकि ये जो 0.85 का जो डिफरेंस है, इसका जो रियल रेट है वो तो इससे भी कम है, क्योंकि रियल रेट जो है वो तो आएगा ये 0.85 माइनस द डिस्काउंट रेट ऑफ 6 मंथ्स टाइम पीरियड। बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, ये काम नहीं होगा। ओके, नहीं करते सर। 1 मिनट रह गया है, यहां तक की कोई बात समझ में ना आई हो तो बता दें। और नमाज की ब्रेक अभी करनी है किस वक्त करनी है? बस अभी कर लेते हैं सर। सर अभी आधे घंटे ही कर लेते हैं।
अच्छा ठीक है। सर ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग वाला एक दफा बता दें अगर टाइम है तो। यार टाइम 1 मिनट ही है, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस सर। जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे होते हो ना, तो तुम इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हो? क्योंकि फ्यूचर में महंगाई हो चुकी होगी। तो अगर तुम आज भी अगर किसी बंदे को 100 रुपए दे रहे हो और तुम उससे फ्यूचर में भी 100 रुपए ही चार्ज करोगे, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? बात समझ में आ रही? यस सर। तो फ्यूचर में उससे 100 रुपया प्लस इंटरेस्ट लोगे। इस चीज को कंपाउंडिंग कहोगे तुम। ठीक है सर।